Hi guys, this is Arjun Kumar and you are welcome to your own YouTube channel The Academy। दोस्तों आज हम आप ही के क्लास 10 का जो भी सीरीज एक स्टार्ट हुआ था सारे क्वेश्चंस का, जो कि आप रियल नंबर आसानी से पढ़ चुके हैं अच्छे से। और मैंने सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने स्टार्ट किया था। उसका मैं एक क्लास में लिया था, आज उसी का सेकंड क्लास है जिसमें आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको आसानी से पढ़ने वाले हैं। अच्छा होता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और आपके इस होल चैप्टर में यानी पूरे चैप्टर में आप मैक्सिमम टाइम यानी कि 99% आप इसी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी पर बेस्ड सारा क्वेश्चंस बनेगा। थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं हम। मैंने ग्राफ बताया था आपको। ग्राफ इस टाइप का ये था कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई होती है, दो लाइन्स, अगर मान लीजिए ये एक इक्वेशन का ये लाइन, एक इक्वेशन का ये लाइन, अगर दोनों अगर वो पैरेलल होती है, वो वाला इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यानी कि पैरेलल लाइन अगर बन गई ना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसका क्या था पॉइंट कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप इस चीज़ से वाकिफ होइएगा और आप सबों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट एक तो बताए थे कि अगर ये ग्राफ अगर ऐसी अगर है, इसमें क्या है, अगर कोई ये लाइन है किसी एक इक्वेशन का और ये इसी लाइन पर दूसरा इक्वेशन का भी लाइन अगर ड्रॉ हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको हो जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम बोले थे कोइंसाइड बोले थे, संपाती यहाँ पर। तो इसका क्या कंसेप्ट था, इसका था ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। जी हाँ दोस्तों, ये कंसेप्ट थी। इसको मैंने अच्छे से बता दिया था। जो लोग इसको नहीं देखे हैं वो इस आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहाँ पर भी जाकर के उसको आप विजिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग आज के क्लास में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इक्वेशन लिया है, दो इक्वेशन लिया है, दोनों के ऊपर इसको वॉच करिए और इसको समझने का कोशिश करिए आपकी इसमें क्या बात है। अगर इसमें आपसे ओरली अगर पूछेंगे हम कि बताइए इसमें x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें आसानी से आप कह सकते हैं क्या कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू आपको यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना तो 2 होगा और y का वैल्यू आपको 1 होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ अगर लिया जाएगा ना तो इसका यही सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस बात को समझिएगा। आप इसमें किसी भी चीज़ को नंबर को अगर आप पुट करिएगा ना तब भी इसका इस दोनों के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बात तो समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या इसमें खासियत है ताकि इसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। तो आप इसको देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या कि इसमें क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस बात को आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू कितना है आपका, वो भी 1 है। और हम कहेंगे b1 का वैल्यू आप कहिएगा 1 है और b2 का वैल्यू क्या होगा आपका -1 है। तो यहाँ पर नहीं हो गया वेरीफाई, 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होइएगा। यानी कि हमको कोई भी दो इक्वेशन अगर दे दिया है ना, उसमें हम बस इसको चेक करते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। पहला काम हमको क्या देखना होता है कि क्या दोनों सेम इक्वेशन तो नहीं है। अगर दोनों सेम इक्वेशन, मतलब सेम इक्वेशन का मतलब क्या, जैसे कि अगर ये रहता इसी में 2x + 2y = 6 कर देता तो वो सेम इक्वेशन होता, चूंकि उसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ में। उसको पकड़ना है। उसको पकड़ने के बाद अगर आप कंफर्म हो गए कि उस टाइप का अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, क्या c1/c2 बराबर है। अगर वो बराबर नहीं है तो उसका हो जाएगा क्या आपका नो सॉल्यूशन। अगर वो भी अगर नहीं आपको मिल रहा है तो आपको चेक करना है कि क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको वेरीफाई कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आपको इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर इक्वेशन को देखा जाए ना तो वो क्या करेगा, इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट आपका होगा, यानी कि संगत
समीकरण ये आपका होगा। और इसका अगर सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए ना तो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आपका होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसका ग्राफ का क्या कंसेप्ट है हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ 4, जी हाँ दोस्तों, तो पहला इक्वेशन जो क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब यहाँ पर आप क्या करिए, बॉक्स बनाइए और इसमें आप x का वैल्यू निकालिए और y का वैल्यू आप निकालिए। तो x y का वैल्यू अगर आप डालते हैं 1 तो x कितना होगा, 3 में से 1 गया तो 2। x का y का वैल्यू अगर आप डालते हैं 2 तो x कितना होगा, 3 में से 2 गया तो आपका 1। जी हाँ दोस्तों, अब इसको रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पे, x2 तो y1, x2 तो y1, तो यानी कि कहाँ मिलेगा, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। दोनों पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट इस पर मिलेगा कितना, 2 और 1 यहाँ पर मिलेगा आपका। ठीक है, अगला 1 और 2 यानी कि ये 1 और ये 2, यानी कि ये इसका पॉइंट हुआ 1 और 2। अब क्या करिए, इसको आप मिलाइए, जो कि आप इससे वाकिफ होइएगा कि इसको मिलाया जाता है। चलिए मिला दिए, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब आइए, अब क्या करते हैं हम, जो आपका अगला है ना इक्वेशन, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस वाई होगा। तो अगेन क्या करेंगे, फिर से बॉक्स बना करके उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये आपका x, ये आपका y, और y का वैल्यू अगर आप डालते हैं 1 तो x कितना होता है 2, y का वैल्यू अगर आप डालते हैं कितना 2 तो x कितना होता है आपका 3। अब इसको आप क्या करिए, ग्राफ पे बनाइए, यानी कि ये वाला जो लाइन हुआ ना, ये किसका है, ये आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का है। अब इसको बनाइए, कितना है x 2 और 1, x कितना है, x आपका 2 और y आपका 1, यानी कि ये वाला चीज़, यही वाला पॉइंट हो गया किसका, अनदर इक्वेशन का भी 2 और 1। ठीक है, आइए अब 3 और 2 यानी कि 3 ये और 2 आपका ये, यानी कि 3 जाइए इस ऊपर और 2 यहाँ पर मिलेगी ना आपको, यहाँ पर आपको मिलेगी 3 और 2। अब आप इसको मिलाइएगा ना, तो इसको मिलाने के बाद इस प्रकार से ग्राफ बनेगा जो कि 2 वाला पॉइंट पर कटेगा। तो ये वाला ग्राफ किसका है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको देखिए ध्यान से, चूंकि क्यों यूनिक है, यूनिक इसलिए है कि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए ये आपका ये यूनिक हुआ। जी हाँ, अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर निकालना चाहिएगा आप तो क्या होगा, आपका 2 होगा, है ना। यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो y पर डालिए परपेंडिकुलर, तो y इज इक्वल टू आपका 1 होगा। अब आप समझ गए होइएगा, इसको वैसे हम सॉल्व किए थे ओरली, आप इसको ओरली करके देख सकते हैं। अब इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, जो कि इसको पूरा सेटिस्फाइड करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब सारी बातें आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। क्यों, चूंकि ये किसी एक पॉइंट पे कटती है, इसीलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये इनफाइनाइट यानी कि कोइंसाइड होती तो बहुत सारे पॉइंट पे कट रही होती, तो वहाँ पर क्या हुआ होता, इसका इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता। जब कोई ग्राफ कटवे नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि पैरेलल हो गया तो उसका होता है नो सॉल्यूशन। अब आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि नीचे में जो तीनों क्वेश्चन दिया है ना, उसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट करता है या इनकंसिस्टेंट करता है। कंसिस्टेंट करने में 2 होती है कैटेगरी, एक जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा वो, एक जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो, है ना। और इनकंसिस्टेंट का होता है एक केस जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वो। तो दोस्तों इन सब टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप झट से क्या करिए, a1 इज इक्वल टू 3 यानी कि b1 इज इक्वल टू आप
आप इस बात को लिख लीजिए b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 5। जी हाँ, और क्या करिए आप a2 इज इक्वल टू 2 और आपका b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू आपका 7। जी हाँ, अब आप क्या करिए बारी बारी से इसको चेक कर, इसको आप इसका रेशियो निकालिए, a1 का, a2 का, b1 का, b2 का, c1 का, c2 का। तो रेशियो निकालने पर क्या होगा ना, ये आपको 3/2 आएगा और ये आपका -2/3 आएगा और ये आपका क्या आएगा 5/7 आएगा। जी हाँ, अब आप इसको चेक करिए कि क्या ये इस तीनों में क्या रिलेशन बनता है। तो इस तीनों में रिलेशन क्या बनेगा आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जी हाँ, जैसे ही ये पहला बात बन जाएगा ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमको आगे का हमको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जो कंसिस्टेंट करता है और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, उसका बस इसी दोनों को चेक करके पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर बात ये हो गई कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या करेगा, ये आपका कंसिस्टेंट करेगा, यानी कि इक्वेशन जो होगा ना वो आपका कंसिस्टेंट करेगा और इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आपका होगा। जी हाँ, अब आइए, अब इस बात को समझ गए हो जाएगा अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन को चेक करिए। सर क्या है आपका, यानी कि a1 इज इक्वल टू कितना 4/3 और आपका a2 इज इक्वल टू कितना है आपका 2, b1 आपका है 2 और c1 है आपका b2 है आपका कितना, b2 आपका है 3 और c1 है आपका 8 और c2 है आपका 12। अब इस क्वेश्चंस को क्या करिएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसका पहले रेशियो निकालेंगे दोनों का, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का। तो रेशियो अगर आप निकालिएगा ना तो 4/3 इंटू 2 ये बात हो जाएगी पहला का रेशियो। सेकंड का रेशियो हो जाएगा 2/3। अब कुछ लोगों के पास ये क्वेश्चन बन गया होगा, सर ये कैसे कर दिए। तो इसको देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपको होती है ना कन्फ्यूजन तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप एक काम क्या करिए, चूंकि रेशियो डिवाइड होता है ना, एक्चुअली होता क्या है, ये 4/3 और डिवाइड/2 होता है ना, तो यहाँ पर ये 4/3 इंटू 2 होता है। और क्यों ऐसा होता है, ताकि इसको समझिए अच्छे से पहले आप कि 4/3 है ना और ये आपका रेशियो है तो डिवाइड है ना, क्या है आपका डिवाइड है, 2/1 है, नहीं कुछ है। तो अब यहाँ पे डिवाइड को गुना में जो कन्वर्ट करते हैं ना तो मल्टीप्लाई करते हैं ना 1/2 से, तो वही वाला ना बात हो गया 4/3 2 या 6। ये बात बेसिक बात है, इस सब आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब इसको देखिए, अब हम a1/a2 का निकाल लिए हैं, b1/b2 का रेशियो निकाल लिए हैं और c1/c2 का क्या होगा 8/12 होगा। अब इसको आप गौर से देखिएगा ना तो 2 2 जा 4 यानी कि 2/3 बराबर हो रही है आपका 2/3 के, और इसको भी अगर आप काटिएगा ना तो 2/3 ये हो गया। यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों इक्वल हो गया। तीनों जैसे ही इक्वल हुआ तो क्या होगा, ये इक्वेशन तो कंसिस्टेंट करेगा ही। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, माइंड में बस आना चाहिए कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड देयर सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट, अब इसका इनकंसिस्टेंट कब होता, तो जब ये चीज़ बराबर नहीं होता, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा अगर होता ना तो क्या होता, वो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट करता। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे ही आया ना, यहाँ पर सब लोग समझ जाइए कि k का वैल्यू पूछ रहा है, k का मान क्या होगा। अगर k का मान यहाँ पर क्या रखेंगे हम, ताकि इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यानी कि इनफाइनाइट यानी कि अनंत सॉल्यूशन हो। एक बात
अब इसको इनफाइनाइट की बात जैसे ही आया तो आपके माइंड में क्या बत्ती जलाइए, क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो आप इसको लिख लीजिए कि a1 इज इक्वल टू हो जाएगा k, फिर a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और फिर आपका b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -4, और आपका ये b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -12, और c1 इज इक्वल टू 3, और c2 इज इक्वल टू 9। अब इसको क्या करिएगा, चूँकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये आपको होगी ही होगी। अब यहाँ पर क्या करिए, k/6 इज इक्वल टू -4/12 इज इक्वल टू 3/9। चाहे आप इसको इस दोनों को बराबर करिए, चाहे इसको बराबर करिए, चूँकि बात बराबर ही है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो k/6 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको काटिएगा तो 1/3 नहीं होगा। अब k का वैल्यू क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका सिंपल सा क्वेश्चन था और आपका आंसर निकल चुका है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट, और इसका जो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे नहीं हम a1/a2 हर एक बार, आप इसको समझ चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू 1/2, यही ना आपका पैटर्न बनेगा। जी हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ये। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको पहली बात इस दोनों का आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, k² इज इक्वल टू 36। अब k का वैल्यू क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा +-6। अब बहुत लोग जानते हो जाएगा इसको 2 वैल्यू कैसे हुआ, जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चूँकि यहाँ पर देखिए k² -36 इज इक्वल टू 0 हुआ ना, अगर इसको आप यहाँ पे लाइएगा तो अब यहाँ पर देखिए कि a² -b², चूँकि 6 का स्क्वायर है ये, तो k +6 हो जाएगा एक बार हो जाएगा आपका k-6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इसके बराबर करिएगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा। एक बार इसको इसके बराबर करिएगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, आपका 6 होगा। अब यहाँ पर 2 आंसर आ गए, तो क्या दोनों आंसर होगा, जी नहीं। अब इसी बात को आपको क्लियर करना है कि इसका दोनों आंसर कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको चेक करिए, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर k का वैल्यू आप -6 लेते हैं ना, तब जा कर के क्या होगी आपका ये चीज़, आपका कितना -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। अब ये चीज़ आपका वेरीफाई होगा, कैसे, ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि इस बात को वेरीफाई किया ना, तो ये k का वैल्यू -6 ही आपका आंसर होगा। जी हाँ, इसको अच्छे से समझिए। अगर इसको हम बाय द वे अगर इसको हम k का वैल्यू अगर हम 6 पुट कर देते हैं ना, तो आप इसको देखिए, अगर k इज इक्वल टू अगर आप 6 जैसे ही पुट करिएगा तो 6/12 है ना, इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि कितना 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आपको दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में लग रहा है तीनों बराबर है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये दोनों तो बराबर होगी तो चलेगा, लेकिन इसको बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसी बात को क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ का ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, यानी कि k इज इक्वल टू -6 होगा। अच्छे से समझ गए हैं, मज़ा आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हम अगले। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, अभी तक क्या था, एक अलग चीज़ था, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू अननोन चीज़ आ गया, आपका m और n दोनों आ गया। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, हमको m भी निकालना है और हमको n भी निकालना है। जी हाँ, तो इसको देखिए, और
यहाँ पर एक क्लू दे दिया ना आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट जो होती है उसी चीज़ को यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। तो इनफाइनाइट के लिए तीनों बराबर केस होता है। चलिए तो एक क्या होगा, 2m माइनस 1/3, चूंकि a1 आपका ये और a2 आपका ये, इज इक्वल टू क्या होगा, 3/n-1 होगा। जी हाँ, और इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2 होगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि -5 और यहाँ -2 है, इसको इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 5/2 होगा चूँकि। और इसको वैसे भी लीजिएगा ना तो माइनस दोनों कट करके क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। जी हाँ, तब इसको कैसे बनाइएगा, इसको आप सिंपल सी बात है, एक बार इसको इसके बराबर करिए, फिर एक बार इसको इसके बराबर करिए। यहाँ पर 2m माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/2 करेंगे, तब यहाँ पर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 5×3=15, तो 4m इज इक्वल टू कितना हो गया, 17, यानी कि m इज इक्वल टू 17/4। एक तो ये m का आंसर निकल गया ना। अब इसको क्या करना है, अब आपको इसको इस दोनों को बराबर कर दीजिए, 3/n-1 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा कितना, 5n-5 इज इक्वल टू 3×2=6, यानी कि 5n इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 11/5। ये m का वैल्यू 17/4, n का वैल्यू 11/4, यानी कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन का रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाली एक इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी कि p का कौन सा वैल्यू होगा ताकि इसका जो है ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। नो सॉल्यूशन की बात आया तो वही वाला चीज़ आपको माइंड में आना चाहिए, वो वाली बात क्या कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इस बात को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, a1/a2 यानी कि 2p-1/, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चूंकि यहाँ पर उल्टा दिया है, यानी कि a1 यहाँ पर लिखा है, a2 यहाँ लिखा है, b2 यहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा चूँकि प्लस में है, इज इक्वल टू p-1/1, p-1/1, और इज नॉट इक्वल टू कितना, 2p+1/1, 0 नहीं बाई 1, क्यों, चूँकि इसको उधर लाइएगा आप तो यहाँ पर ये माइनस का 1 है ना, तो बॉर्डर पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जी हाँ, अब इस सब बात को आप अच्छे से समझ गए होइएगा कि किसको कैसे कहाँ से हमको लाना है। अब आइए, अब इसको हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2p-1 इज इक्वल टू 3p-3। जी हाँ, अब यहाँ पर 2p इधर आएगा तो कितना, -p इज इक्वल टू -2, चूँकि अब इसको देखिए, आप लोग बहुत लोग नहीं समझ पाए होइएगा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर है 2p-3p इज इक्वल टू -3+1, चूँकि इसको हम बॉर्डर पार ले गए तो माइनस का प्लस हो गया, इसको इधर लाए तो क्या हो गया, ये आपका तो ऑलरेडी यहीं पे था, तो 3 का कितना, 3p का ये -3p आपका हो गया। चलिए अब इसको क्या होगा, ये माइनस का p इज इक्वल टू -2, यानी कि p इज इक्वल टू 2। अब देखिए इस बात को आपको यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस मान लीजिए आपका 3 से 4 मार्क्स में अगर आता है ना, तो इतना ही पे करके आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आपको अगला स्टेप भी करना है, यानी कि अब इसको जो है ना आपको, यानी कि इसको इसके इक्वल्स टू करके दिखाना है यहाँ पर। अब आप समझिएगा इस बात को कैसे, तो इसको हम क्या अगला स्टेप जो करेंगे ना, इस दोनों को तो दिखाई दिए हैं। अब देखिए 2p-1/3 इज नॉट इक्वल टू 2p+1/1। यहाँ पर अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2p-1 इज नॉट इक्वल टू 6p+3। अब देखिए इसको उधर लाइए तो कितना, -4p इज नॉट इक्वल टू कितना आपका हो गया 4, यानी कि p इज नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया ना, p -1 नहीं होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर आपको मेरा समझाने का मकसद ये है कि अगर p इज इक्वल टू
2 यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ई बात मान लीजिए अगर आ जाता कि p इज नॉट इक्वल टू 2, जी हाँ, यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 है। अगर इसको सॉल्व किए ना हम, अगर यहाँ पर ये बात अगर आ जाता p इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या वही वाला बात नहीं हो जाता? दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट करता, यानी एक दूसरे को क्या करता? अपोज करता। तो यहाँ पर जब अगर ऐसा होता, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नहीं ही होगा ये चीज़, जब यहाँ पर बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर बराबर नहीं है ये आपको नहीं बताएगी। लेकिन अगर कहीं कहीं अगर बाय चांस अगर हो जाए तो उस क्वेश्चन में p का वैल्यू कुछ निकलेगा ही नहीं, p का वैल्यू वैरी ही नहीं करेगा। जी हाँ, इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए। अब यहाँ पर इसको भी अगर हम चेक करते हैं ना, इसको भी अगर हम चेक करते हैं कितना, p माइनस 1 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 2p प्लस 1 बाई 1। जी हाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 नीचे में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो p माइनस 2p इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि माइनस p इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि p इज नॉट इक्वल टू -2। यहाँ पर भी इस बात को नहीं वेरीफाई किया, यानी कि ये बात जो बताया ना, यहाँ पर p 2 के बराबर होना चाहिए, ना यहाँ पर कह रहा है कि p 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना यहाँ पर कह रहा है p 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं पर अगर ये बात को अगर ये इसी बात का उल्टा अगर लिख देता तो वहाँ पर मेरा ये चीज़ p का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात मेरी समझे? नहीं समझे? एक बार और समझिए इसको, हम क्या हम आपको कहना चाह रहे हैं। आप सोचिए थोड़ा सा यहाँ पर कि यहाँ पर इस दोनों को किए हैं ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि p2 के बराबर है, ठीक है। अगर इसको हम वेरीफाई करते अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि p माइनस 1 के बराबर नहीं है, तो हो सकता है 2 के बराबर हो जाए। p आपका -2 के बराबर नहीं है तो हो सकता है कि ये p2 के बराबर हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर इस दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में अगर ये आ जाता कि p इज नॉट इक्वल टू 2, या फिर यहाँ पर आ जाता है p इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या होता? एक जगह कह रही है p इज इक्वल टू 2, एक जगह कह रही है p इज नॉट इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में यहाँ पर p का मान क्या होता? एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ p फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ज़रूर इस सब क्वेश्चंस को अपने बुक में ढूंढ करके बनाए होइएगा। जो नहीं बनाए हैं वो सब लोग ज़रूर बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आपको ये सब बातें एक बार में समझ में नहीं आ रही है ना, तो वीडियो को फिर से दोबारा प्ले करके देखिए, सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उसको भी इन सब सारी चीज़ों को फ़ायदा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि जल्द ही इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है। उसका बेजोर तरीके से वो आपको सारा एक्सप्रेस किया जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का और अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।